जिक्र हर बार होता है दामिनी कोह। इसका शाब्दिक क्या अर्थ है और इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, जब संतालों को यहाँ लाया गया तो ये ज़मीन जो थी वह पहाड़िया की थी। तो पहाड़िया के पीछे काफ़ी प्रयोग हुए थे और सुधार के कई एक प्रयत्न हुए। जब पहाड़िया और संताल यहाँ आए तो संतालों को यहाँ लाने के बाद महाजन भी लाया गया और यहाँ पर ज़मींदारी बेची गई। ये ज़मींदारी बंगाली लोगों ने भी खरीदी, ये बाहर से आए हुए और भी लोग थे, यहाँ तक कि जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने भी ज़मींदारी खरीदी। और इन लोगों ने ज़मींदारी खरीदने के बाद इन पर लगान के लिए किया। तो इस संघर्ष को, जो पहाड़िया और संतालों के बीच का संघर्ष था, इस संघर्ष को कम करने के लिए एक इलाके को चिन्हित किया गया, डिमार्केट किया गया। ये जो डिमार्केट किया गया इस क्षेत्र में, संताल सबसे अंत में इस इलाके में बसे हैं। और इस इलाके में बसाने के बाद यह निश्चित यह हुआ कि इस इलाके में महाजन और दूसरे लोग नहीं आएंगे, यहाँ संताल होंगे। और इन संतालों से टैक्स वसूली के लिए ये सीधे कंपनी ने अपने आदमी मिस्टर पोटेंट को अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट बनाकर बहाल किया। और यह था कि ये इसके साथ ये टैक्स लेंगे। इनकी भौगोलिक स्थिति ये समझ लीजिए कि जो आप पूरा संताल परगना देखते हैं या जो संताल परगना बना 22 दिसंबर 1855 को जिस संताल परगना का निर्माण हुआ, उसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये 5470 वर्ग मील में है। और जो दामन इकोह का क्षेत्र है, जिसे आप दामिन इकोह कहते हैं, यह दामिन इकोह जो है वह 1365 वर्ग मील है। यानी कि किलोमीटर में करेंगे तो 1206 किलोमीटर का, यानी उसका एक पार्ट का है जो मध्य का हिस्सा है। उसमें दुमका नहीं आता है, उसमें काठी कुंड आता है, उसमें राजमहल नहीं आता है, उसमें बरहेट आता है। तो बीच का ये जो मध्य क्षेत्र है, इसको डिमार्केट किया गया। और ये डिमार्केशन के लिए 1919 में मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 1823 में इसको स्वीकार किया गया और कि यहाँ एक ये प्रपोज हुआ कि इस क्षेत्र का डिमार्केशन हो। डिमार्केशन का अंतिम काम और नोटिफिकेशन जो है वह आप देखेंगे कि 1833 से लगभग 10 साल हो गए। वहाँ पर लाकर के संतालों को बसाया गया। यानी पूरा संताल परगना जो है वह दामिन इकोह नहीं है। और दामिन इकोह जो है, ये दामन इकोह शब्द है। दामन मतलब आंचल, कोह मतलब प्रकृति, प्रकृति की गोद, ये शब्द है। अच्छा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वो सारी चीज़ें जो फैक्ट के आधार पर हैं, जो कागजों में हैं, वो इंटरनेट के इस दौर में छुपी कहीं दबी रह जाती है? नहीं, देखिए क्या है ना, दो चीज़ें तो पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे संताल हुल को जो लिखने और देखने की दृष्टि हुई वो दो प्रकार की दृष्टि हुई। एक दृष्टि ये हुई कि पाश्चात्य साम्राज्यवादी विचारधारा के जो इतिहासकार थे या जो अंग्रेजों के पृष्ठपोषक थे, ऐसे लोगों ने इसको, आंदोलन को, इस पूरे विद्रोह को बड़े कम तरीके से देखने की कोशिश की। और वो बार बार ये दिखाने की कोशिश की कि महाजनों के खिलाफ की लड़ाई है और कहा कि ये दिक्कू के खिलाफ की लड़ाई है। वास्तव में ये दिक्कुओं के खिलाफ की लड़ाई थी ही नहीं। आप ये भी देखेंगे उस समय की जो रिपोर्ट्स हैं, आप उसके आधार पर देखेंगे जो दामिन इकोह के लोग थे उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा था, क्योंकि जो पोटेंट को बहाल किया गया था उसकी भी हालत बड़ी अच्छी नहीं थी। उसके सारे पत्र देखेंगे और कमिश्नर के साथ जो पत्राचार है, उसकी खुद के पैसे बहुत कम थे और पैसे बढ़ाने के लिए वो हर साल कोशिश करता था, पत्र लिखता था कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएं। भागलपुर कमिश्नर रिकमेंडेशन करता था, बस उसके पैसे बढ़ नहीं रहे थे। तो वह भी एक भ्रष्टाचार का एक कारण था। वह हर बार ये, इसमें जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आप देखेंगे जो कमिश्नर भागलपुर रिपोर्ट लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि पोटेंट ने इतनी ज़मीन बढ़ाई, इतना लगान बढ़ाया, पिछले साल का लगान जो है उसको इतना चुका दिया, इतना इस तरह से उसका, यानी बड़ी बेचारगी की मुद्रा में वह भी आर्थिक रूप से। करप्शन का एक वजह यह भी था, जो दामन इकोह से बाहर के लोग थे संताल, उनमें गुस्सा था मगर उतना नहीं था। और आप पूरी लड़ाई देखेंगे, ये दस्तावेज है कि केवल संताल नहीं लड़े थे,
इसमें दूसरी जाति के लोग भी लड़े थे, इसमें मोमिन लड़े थे, इसमें मुसलमान लड़े थे, इसमें तीर धनुष बनाने के लिए कुम्हार लगे। तो ऐसे सारे लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को खड़ा किया, लेकिन साम्राज्यवादियों ने इसको दिक्कुओं के खिलाफ की लड़ाई की, जबकि ये अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई थी, उनकी व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई थी ये। तो इस लड़ाई में आप कह रहे तो एक तो वो दृष्टि हुई, बाद में जिन्होंने कि तथ्यों के आधार पर जब इसका विश्लेषण किया तो फिर ये दृष्टि आई कि नहीं साहब, ये इसकी वजह यह है लड़ाई की वजह, और ये ब्रिटिश लड़ाई है। इतिहास को पढ़ने का दो तरीका होता है, एक होता है कि आप तथ्यों के आधार पर आप निष्कर्ष की ओर जाएं, दूसरा है आप निष्कर्ष तय करके आप तथ्यों को बटोरें। निष्कर्ष तय करके तथ्यों को बटोरना ये दोषपूर्ण है। तथ्यों के आधार पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न होता है कि तथ्य कहाँ से आएंगे। इंटरनेट के ज़माने में आप जानते हैं न केवल संताल हूल बल्कि रोज़ की खबरें भी हैं, वो झूठ का एक बड़ा केंद्र है, असत्यता का एक केंद्र है, अनुमान का एक केंद्र है। किसी चीज़ को देख कर अनुमान गढ़ करके किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिख कर वहाँ पर दे दिया जाना, तो एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर कोई तथ्यात्मक प्रामाणिक चीज़ होगी यह कह पाना बड़ा कठिन है। आप बड़े आंदोलन की बात छोड़ दीजिए, आप एक साधारण सा शब्द की अगर वर्तनी ले लीजिए और आप गूगल में जाकर तलाश करिए तो उसकी अलग अलग वर्तनी आपको दिखेगी। ऐसा इसलिए कि वह एक खाली स्लेट है जिस स्लेट पर हमने और आपने लिख दिया, और जो मैंने लिखा हुआ मेरे हिसाब से, जो आपने लिखा वो आपके हिसाब से। तो जब इतिहास के तथ्य को आप इंटरनेट से तलाशने की कोशिश करेंगे आप कभी भी शुद्ध और प्रमाणिक चीज़ नहीं दे पाएंगे। चीज़ें आएंगी कहाँ से? चीज़ें आएंगी उस समय के जो मुकदमे हुए, पुलिस रिकॉर्ड है, मुकदमे की सुनवाई हुई, जुडिशियल रिकॉर्ड है, अधिकारियों के बीच पत्राचार है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के आधार पर उसके बाद के जिन लेखकों ने प्रमाणिक तौर पर लिखा है, आप मैकफर्सन को पढ़ेंगे, आप ओमैली के तथ्यों को लेंगे, आप के दत्ता को लेंगे, आप के बसु को लेंगे, जिन लोगों ने शोध करके इन प्रमाणिक चीज़ों को रखा है। जो पुराने दस्तावेजों की मैंने चर्चा की, ये दस्तावेज ही आर्काइव में पड़े हुए हैं, आप आर्काइव से जाकर के वहाँ से ले लीजिए। तीसरा है कि उस समय के समाचार पत्र थे, जैसे कि कलकत्ता रिव्यू लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहा था और वो वॉल्यूम में अब भी उपलब्ध है। आप नेट पर भी जाकर के वहाँ से आप सर्च करके उसको खरीद सकते हैं और आप उन तथ्यों को देख सकते हैं। कुल मिला के ये कि आपको पता होना चाहिए कि तथ्यात्मक चीज़ मिलेगी कहाँ पर। बिल्कुल, तथ्यपरक चीज़ें कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उन्हें कोड भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है ये कि ये जो लड़ाई हुई, जो हूल हुआ, अब भी क्या वो लड़ाई जारी है? क्योंकि आज भी हम पढ़ते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 में हुआ। आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं पंकज जी, लेकिन अब ये कहने का साहस नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि एक साजिश थी साम्राज्यवादी इतिहासकारों की जो अंग्रेज, क्योंकि वह अगर इसको एक विप्लव के रूप में आप देखेंगे कि 1855 में संताल विद्रोह होता है, 2 साल के बाद सिपाही विद्रोह होता है। ये इतिहास को रोकने की, कोई इतिहास की धारा को रोकने की साम्राज्यवादी इतिहासकारों की दृष्टि थी। तो सिर्फ झारखंड के साथ ही ऐसा क्यों है? बहुत सारी इतिहास की वैसी चीज़ें जो देश की, मतलब एक तरह से कहें कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। देखिए, इतिहास के लेखन की पुनर्लेखन की आवश्यकता तो है। संताल हूल के पुनर्लेखन का भी प्रयास या उसकी पहल कई बार की पहल हुई है, लिखा नहीं गया। इन सबको जब आप इस तरह से देखेंगे, 1855-56 के संताल विद्रोह को एक छोटी लड़ाई के तौर पर पहले पेश किया गया था। मैंने जैसे कहा, उसको ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तो कहा ही नहीं गया था। तो इतिहास लिखने की जो ये परंपरा है, ये चूंकि अंग्रेज लोगों ने आरंभ करवाया संताल हूल, तो उन्होंने अपनी दृष्टि इस पर रखी। अब जब हम अपनी भारतीय दृष्टि से उसको देख रहे हैं तो जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इन तथ्यों को सामने ला रहे हैं। इसलिए अब हम लोग 1855-56 को संताल विद्रोह को पहला विद्रोह कहने की स्थिति में है। तो कोई ऐसी और बात जो आप दर्शकों से कहना चाहें? 3-4 इम्पॉर्टेंट बातें हैं पंकज जी। पहली बात तो ये है कि एक संथाल शब्द का प्रयोग करते हैं। ये संथाल शब्द सही नहीं है, ये संताल शब्द है, SANTAL। एच कहाँ से आया इसमें? संथाल आया कैसे? ये हिंदी के थ शब्द बोलचाल की भाषा में जो आता है, इसमें संथाल शब्द आ गया,
क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये शुरू के आप मैकफर्सन वगैरह की रिपोर्ट देखेंगे, उसमें तो इन लोगों ने जो बाहर से आए हुए संताल हैं उनको नव आगंतुक शब्द का प्रयोग किया है। और जो संताल परगना शब्द जो 1855 का है, उसका नोटिफिकेशन ही है SANTAL। आप गजेटियर देखेंगे वही है, आप मैकफर्सन देखें, आप ऊक देखें, आप बुकानन देखें, आप आर्चर को देखें, पीयू पोटिंग जिन्होंने संताली के डिक्शनरी और ग्रामर तैयार कराया, सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान उनका है। आप देखेंगे वो संताल ही लिखते हैं। हिंदी में डॉक्टर डोमन साहू समीर, उन्होंने एक बड़ा लेख भी लिखा। तो ये शब्द है संताल, संथाल नहीं है। तो मैं आग्रह भी आपकी तरफ आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो लोग संथाल शब्द का प्रयोग करते हैं वो संथाल नहीं करके संताल करें। दूसरा आग्रह अखबारों से मैं करता हूँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सा लगता है कि जो संताल परगना का पन्ना होता है या संताल परगना का जो एडिशन है, आप देखेंगे उस पर लिख देता है संथाल। एक तो वहाँ संताल करिए, दूसरा आप संताल कैसे कह सकते हैं? संताल तो एक जाति है, परगना उस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र है। तो आप संताल परगना पन्ना कह सकते हैं, संताल परगना एडिशन कह सकते हैं। आप संथाल लिख करके एक पन्ना या संताल लिखकर एक पन्ना कैसे दे सकते हैं? क्या आप छोटा नागपुर को एक छोटा लिख सकते हैं? कह सकते हैं कि छोटा की खबरें? तो फिर आप संथाल की खबरें क्यों कहते हैं? आप कोयलांचल की खबर लिखते हैं तो आप कहते हैं कि यह कोयला की खबर है। शिल्पांचल में कहते हैं कि शिल्पा की खबर है। आप नागालैंड में क्या कहेंगे कि नागा की खबर है? तो नागा का मतलब नागा जाति, तो नागालैंड शब्द है। उसी तरह से ये संताल परगना शब्द है। जो अखबार अभी निकल रहे हैं वो सारे अखबारों में ये गलतियां जाती हैं, वो उसको संथाल की खबर कह देते हैं या संताल की खबर कहते हैं। एक तो ये। दूसरा, सीधो कानून में लोग सिद्धू शब्द का प्रयोग करते हैं, वह सीधो शब्द है, SIDO सीधो। और कानून तो लिखते ही लोग कानून अब ठीक लिखते हैं, तो सीधो सिद्धू आप ना लिखें। कहीं कहीं मैंने पढ़ा कान्हू लिखते हैं, कान्हो नहीं लिखते। कहीं कान्हू की ANHU है, कान्हू शब्द है, ठीक है। छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का ये फर्क लोग लाते हैं, लेकिन ये कान्हू है। पहले इसको कान्हू लिखते थे, तो इस तरह से उच्चारण के आधार पर लोग करते थे। तो ये एक मैं आपसे, तो हमारी भी ये कोशिश है कि जो सही और तथ्यपरक जो बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपको अपने इतिहास के बारे में सही और तथ्यपरक जानकारी होगी, तभी आप अपनी बात अपनी मजबूती से रख सकेंगे। उसी मजबूती से आप दूसरों को भी अपना संघर्ष, अपना गौरव, अपना बलिदान बता सकेंगे। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। इस छोटे से वीडियो में हमने कोशिश की कि संताल की जो ज़रूरी बातें हैं, हूल की जो ज़रूरी बातें हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।